नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर ऐसा एक सेक्शन है, जब भी आप पेपर देते हैं तो करंट अफेयर का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन रहता है जो अच्छी खासी वेटेज में पूछा जाता है और जो स्कोरिंग में भी जो है वो अच्छी खासी हेल्प जो है वो करता है। तो आज हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अभी डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू अर्थक्वेक हिट वेनेजुला। तो बोलते हैं कि भूकंप प्रभावित वेनेजुला को सहायता प्रदान करने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। अब देखिए, वेनेजुला में आया भूकंप, अब भूकंप ने वहां पर तबाही मचाई, तो इंडिया जो है वो वेनेजुला में सहायता जो है वो भेजता है। सहायता जो भेजी जाती है वो एक ऑपरेशन के तहत भेजी जाती है। इस ऑपरेशन को जो है नाम दिया जाता है ऑपरेशन अमिस्ताद। ऑपरेशन अमिस्ताद, इसका जो है वो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इंडिया ना ऐसे अलग अलग ऑपरेशन चलाता रहता है। कई बार इंडिया मिलिट्री ऑपरेशन चलाता है, कई बार अलग अलग तरह के ऐसे ऑपरेशन चलते हैं। कई बार सहायता दी जाती है, कई बार अपने नागरिकों को जो है वो इवैक्यूएट किया जाता है। तो ऐसे ही इंडिया ने जो है वो ऑपरेशन सिंधु भी जो है वो चलाया था। ये इंडिया ने चलाया था जब ईरान इजराइल का वॉर चला था, तो अपने नागरिकों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन सिंधु जो है वो चलाया था। एक ऑपरेशन सिंदूर भी जो है वो चलाया गया था। अब तो उसको 1 साल भी जो है वो हो गया है। 2025 में जो है वो जून के महीने में जो पहलगाम अटैक हुआ था, वहां पर जो है वो 26 सिविलियन जो है वो मारे गए थे। अब देखिए, 26 सिविलियन वहां पर मारे गए थे, तो वहीं पर रिवेंज लेने के लिए जो है वो ये जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया गया था। रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हो जाता है 2022 के करीब, तब भी इंडिया को अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करना पड़ता है। तब भी इंडिया अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करने के लिए जो है वो ऑपरेशन गंगा कर जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो चलाती है। अब देखिए, इसके अलावा जो है वो एक ऑपरेशन जो है वो देवी शक्ति भी है। देवी शक्ति जो है वो चलाया गया था। हिंदू और सिख्स जो है वो इवैक्यूएट करने हैं, कहाँ से? रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से, तो इसलिए ये जो है वो चलाया गया था। तो इस तरह से जो है वो ये जो है वो ऑपरेशन चलाए गए अलग अलग इंडिया के द्वारा। इनके बारे में ध्यान रखना। और भी कुछ ऑपरेशन अगर बीच में ऐड होंगे तो ऐड ऑन हम करते रहेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच 2 आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड द सुप्रीम कोर्ट साइट टू अपहोल्ड द राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ। तो बोलते हैं कि ये जो बोलते हैं भारत का संविधान है, भारत के संविधान के कौन से 2 अनुच्छेदों को जो है वो उच्चतम न्यायालय ने फुटपाथ पर चलने के अधिकार को बनाए रखने के लिए जो है वो उद्धृत किया है। तो 2 आर्टिकल्स ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या किया है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मेंशन किया है कि राइट टू वॉक ऑन अ फुटपाथ, ये भी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में जो है वो आता है। अब ये कौन से 2 राइट्स जो है वो आते हैं? एक आर्टिकल नंबर 19(1)(d) आता है और एक आर्टिकल नंबर 21 जो है वो आता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 19(1)(d) एंड आर्टिकल नंबर 21 इसका जो है वो सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर भी हम ऐसे इम्पोर्टेंट, पहली तो बात ध्यान रखना कि जब भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऐसे राइट्स जो हैं वो दिए हैं, तब जो है वो उनके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो बने हैं। तो अब एक और ऐसा कॉन्सेप्ट, एक और ऐसा क्वेश्चन आया है, इसके ऊपर भी जो है वो HPR से पब्लिक सर्विस कमीशन क्वेश्चन पूछेगा, पक्की बात है ये। अब बोलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल से जो है वो पढ़ देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी डिक्लेयर किया है कि राइट टू वॉक ऑन फुटपाथ इज अ फंडामेंटल राइट, कि ये जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो आता है। इसमें राइट जो आर्टिकल है 19(1)(d) जिसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात की गई है, एक ये है, और एक आर्टिकल नंबर 21 है जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात जो है वो की गई है। तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की बात हो रही है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में आपको भी थोड़ा थोड़ा पता जो है वो होना चाहिए कि कौन कौन सा आर्टिकल है, कैसे कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो एक आता है आर्टिकल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 19(1)(a) कर ये आर्टिकल जो है वो आता है। ये आर्टिकल जो है वो किस चीज़ की बात जो है वो करता है, इसमें किस फंडामेंटल राइट की बात की गई है? ये तो आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट आता है, परंतु किस फंडामेंटल राइट की बात की गई है? चलिए ए आप बता दीजिए, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हो जाएगी, और ये भी एनालाइज आप कर पाएंगे कि कितना सही तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं। फंडामेंटल राइट पढ़ना अलग बात है और फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना अलग बात है।
अब देखिए पढ़ाई तो सभी करते हैं परंतु क्वेश्चंस सभी सॉल्व नहीं कर पाते। अब बताइए अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं कि किसकी ये बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग ऑनर्ड विद गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सेचेल्स हाईएस्ट डिस्टिंक्शंस। तो बोलते हैं कि हाल ही में गार्जियन ऑफ द ब्लू हीरोइजन जो सेचेल्स का जो है वो सर्वोच्च गौरव है उसे किसको सम्मानित जो है वो किया गया है। अब दो बोलते हैं कि किसको सम्मानित किया गया है। अब ये सम्मानित किया गया है किसको, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को जो है वो और भी इम्पोर्टेंट अवार्ड्स अभी तक मिल चुके हैं, जैसे कि जून के महीने में वो स्लोवाकिया कंट्री जो है वो गए थे। कौन सी कंट्री? स्लोवाकिया कंट्री गए थे। तो वहाँ पर ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस कर अवार्ड उनको जो है वो दिया गया। उससे पहले वो नॉर्वे गए थे मई 2026 में। मई 2026 में वो नॉर्वे जब गए थे तो नॉर्वे का भी अवार्ड उनको दिया गया, नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड इनको जो है वो दिया गया। मई 2026 में जब वो नॉर्वे गए थे तो उसी दौरान जो है वो स्वीडन भी जो है वो गए थे। अब स्वीडन गए थे तो स्वीडन का भी हाईएस्ट अवार्ड जो है वो इनको दिया गया। ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कर जो है ये स्वीडन का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो इनको दिया गया है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है स्वीडन का। इजराइल गए थे तो इजराइल में भी जो है वो इनको यहाँ का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ऑनर ऑफ इजराइल दिया गया। इसका नाम रखा गया मेडल ऑफ निस्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका नाम रखा गया मेडल ऑफ निस्ट क्योंकि ये पहली बार दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इन द सेम केस यहाँ पर सिचेल्स का जो गार्जियन ऑफ द ब्लू ओरिजिन है इसमें भी कुछ ऐसा ही जो है वो है। अब देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कॉन्फर्ड विद द गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सेचेल्स हाईएस्ट डिस्टिंक्शन फॉर लीडरशिप इन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी ध्यान रखना है कि क्यों दिया गया है, जो इनका जो है वो लीडरशिप है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, उसके लिए। ड्यूरिंग हिज स्टेट विजिट टू द ईस्ट अफ्रीकन आइलैंड नेशन सेचेल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हेरमाइन कॉन्फर्ड द प्रेस्टिजियस ऑनर। उन्होंने जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसे सम्मानित जो है वो किया। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। प्रमोटिंग ब्लू इकॉनमी, क्लाइमेट एक्शन हो गया, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ओशियन रिसोर्सेज हो गया, डेवलपमेंट एस्पिरेशंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताई गई थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट दिस डिस्टिंग्विश्ड ऑनर हैज़ बिन बेस्टोड। ये पहली बार है कि ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। मतलब जैसे कि मैंने मेडल ऑफ निस्ट के बारे में बताया था इजराइल वाला, वैसे ही ये भी है, ये भी पहली बार ही जो है वो दिया गया। तो लगभग 2026 के तो मैंने आपको बता ही दिए। अब 2026 का कोई सा भी अवार्ड, कोई सा भी ऐसा हाईएस्ट ऑनर अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वो आपको याद होना चाहिए, उसको सॉल्व आप कर पाएँ। ये आपका जो है वो ये जो है वो आपको इसका जो है वो पूरा पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज द बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड। तो बोलते हैं कि बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर, ये जो है वो बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर की बात जो है वो की गई है कि अभी हाल ही में जो है वो किस भारतीय एथलीट को जो है वो बेस्ट इंडियन एथलीट अवार्ड जो है वो मिला है 2025 का। अभी है ये 2026 में। ये किसको मिला है? ये जो है वो नीरज चोपड़ा को जो है वो मिला है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ पुरुषों का जो है वो अवार्ड मिला है और पारुल चौधरी को, यहाँ पर ये नाम मैं लिख रहा हूँ, पारुल चौधरी को जो है वो महिला श्रेणी में जो है वो ये महिला एथलीट पुरस्कार जो है वो मिला है। शाहनवाज खान और पूजा को सर्वश्रेष्ठ उभरते एथलीटों के पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। पीटी उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब ये अवार्ड दिए गए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इनको आयोजित किया गया। तो एक बार मैं नाम फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ जो है वो एथलीट का खिताब दिया गया। पारुल चौधरी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब दिया गया। शाहनवाज खान को जो है वो उभरते हुए पुरुषों में खिलाड़ी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। पूजा को जो है वो महिलाओं की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उभरते एथलीट का पुरस्कार दिया गया। पीटी उषा और अंजू बॉबी जॉर्ज, इन खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है।
तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है कि इनको कौन कौन से अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नाम हमने पढ़ा, वो नाम क्या था, वो नाम था पूजा चौधरी। पूजा चौधरी जो है वो कौन सी गेम से संबंधित है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए कि पूजा चौधरी जो है वो कौन सी, सॉरी पारुल चौधरी हमने पढ़ा, तो पारुल चौधरी जो है वो कौन सी गेम से संबंधित है, एथलीट हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब ये भी ध्यान रखिए कि ये जो है धाविका हैं, धाविका हैं, तो इनको ये अवार्ड मिला है, और ये जो है वो याद आपने रखना है। कोई भी आगे क्वेश्चंस बनेंगे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस तो उनको यहाँ पर साथ में लिंक करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए, ध्यान से सुनना कि HPRC का ये जर्नल अवेयरनेस वाला सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए अगर आपको फाइनल सिलेक्शन इंश्योर करनी है तो आपको इस सिलेक्शन के ऊपर अच्छी खासी कमांड जो है वो बनानी पड़ेगी। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसको चेक भी किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, तब भी ये टेस्ट शीट्स आपकी हेल्प करने वाली हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। इस टेस्ट शीट्स को यहाँ से ज्वाइन कर लेना। साथ में तैयारी अगर पेपर 1 की कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अभी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम निकले हुए हैं, तो इनके पेपर 1 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आप हमारी टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। एक बात आप ये ध्यान रखना कि ये टेस्ट शीट जो है वो इंपॉर्टेंट टेस्ट शीट्स रहने वाली है। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी सिलेबस को भी कवर कर पाएंगे और साथ साथ में चीज़ों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि अकेला एक बार चीज़ों को कवर करना एनफ नहीं है, उनको फिर से रिवाइज करना भी एनफ है, और तभी वो पॉसिबल हो पाएगा जब आप टाइमली जुड़ेंगे। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड जनवरी 6 एज दिलजीत दोसांझ डे टू ऑनर पंजाबी सिंगर एंड एक्टर। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में बोलते हैं किस शहर ने पंजाबी गायक और अभिनेता को सम्मानित करने के लिए जो है वो आधिकारिक तौर पर 6 जनवरी को दिलजीत दोसांझ दिवस घोषित किया है। दिलजीत दोसांझ आपको पता है एक एक्टर हैं। अब इनको सम्मानित करने के लिए यूएसए के एक शहर लॉस एंजलिस के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, दिलजीत दोसांझ डे जो है वो घोषित किया गया है। ये इसका ऑप्शन बी लॉस एंजलिस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लॉस एंजलिस के द्वारा जनवरी 6 को जो है वो क्या किया गया है, जनवरी 6 को जो है वो दिलजीत दोसांझ डे जो है वो घोषित किया गया है। ठीक है, तो लॉस एंजलिस को LA कर भी जो है वो लिखते हैं। अब ऐसे ही क्या किया जाता है, अब ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम कई बार अलग अलग सिटियों के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। जैसे यूएसए की एक सिटी ने जो है वो एक बार दिवाली को भी जो है वो घोषित किया था। क्या किया था पूरी बात बताता हूँ। जो हम भारत में दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली देखो जहाँ पर भी हिंदू रहते हैं वहाँ पर सब जगह मनाई जाएगी। तो यूएस का एक स्टेट ऐसा भी है जिसने जो है वो दिवाली को जो है वो स्टेट हॉलीडे जो है वो घोषित किया है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ये बने हैं कि किस यूएस स्टेट ने जो है ये डिक्लेयर किया है। तो ये कैलिफोर्निया ने जो है वो डिक्लेयर जो है वो किया है। किसने, कैलिफोर्निया ने जो है वो किया है। तो कैलिफोर्निया का आपने ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, और दिलजीत दोसांझ वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में फिर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो बोलते हैं कि ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसके वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाए गए हैं। अब इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं तो किसको इसका वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया है। तो इसका जो वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है वो विवेक अग्रवाल को जो है वो बनाया गया है। विवेक अग्रवाल इसका जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा ठीक है, विवेक अग्रवाल को बनाया गया है। पहले तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो है वो बात करेंगे, उसके बाद बाकी के पॉइंट्स जो है वो जानेंगे। क्या क्या पता होना चाहिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स थी इसकी स्थापना कब हुई थी, एक ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो ध्यान रखना कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी, FATF की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में जो है वो स्थित है। पेरिस फ्रांस इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है।
अब ये तो हो गया FATF के बारे में। जब FATF की स्थापना हुई थी तो ये इनिशिएट किया गया था G7 ग्रुप के द्वारा। तो G7 के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाता है कि G7 ग्रुप जो है इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, और G7 जो है वो अभी होस्ट किसके द्वारा होगा 2026 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो G7 होस्ट कौन करेगा 2026 में, ये फ्रांस करेगा। अभी तक हो चुका है। G7 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे। G7 में जो मेंबर कंट्रीज आती हैं वो कौन कौन सी जो है वो आती हैं। G7 में जो मेंबर कंट्रीज आती हैं उसमें आपने ध्यान रखना है कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ये सब जो है वो आती हैं। तो ये सब G7 FATF के बारे में पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनेगा कि विवेक अग्रवाल को जो है वो FATF का वाइस प्रेसिडेंट किया गया है, नियुक्त, ये पता चल गया। वैसे ही महेश दीक्षित को जो है वो अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये जून 2026 में किया गया है। तो IB के जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं वो महेश दीक्षित जो हैं वो बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। बोलते हैं हु हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल फॉर 3 ईयर्स। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात जो है वो की जा रही है कि सॉलिसिटर जनरल जो है वो किसको बनाया गया है। अब बोलते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया है, इनके बनाया भी क्या गया है, ये रीअपॉइंट ही किया गया है। फिर से इनको एक्सटेंशन दी गई है, रीअपॉइंट इनको किया गया है 3 सालों के लिए। तो ये किसको किया गया है, ये तुषार मेहता को जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन एक ये बनता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट जो है वो कौन करता है। एक ये क्वेश्चन जो है वो बनता है कि कौन इनको अपॉइंट करता है। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अब देखिए पूरी बात समझते हैं यहाँ से कि सॉलिसिटर जनरल की बात कहाँ से स्टार्ट होगी। ये बात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से जो है वो स्टार्ट होगी। आर्टिकल नंबर 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ही जो है वो अपॉइंट करते हैं। अब अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए जो है वो सॉलिसिटर जनरल को जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो है वो हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर होता है ना इंडिया का, वो अटॉर्नी जनरल होता है, और सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो है वो सॉलिसिटर जनरल जो है वो होता है। ये पता चल गया आपको, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल गए। अब ध्यान रखना है कि अभी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो कौन है। अटॉर्नी जनरल का नाम ध्यान रखना है, यहाँ पर दिया भी गया है ऑप्शन में। आर वेंकटा रमन जो है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनको भी जो है वो रिअपॉइंटमेंट ही वैसे मिली है। तो ये आपको पता चल गया अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द 6th स्टेट इन कंट्री टू डिक्लेयर फुली लिटरेट स्टेट। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में देश का बोलते हैं कौन सा राज्य ऐसा है जिसको छठा जो है वो पूरी तरह से साक्षर स्टेट जो है वो राज्य जो है वो घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड जो है वो 6th स्टेट बना है इंडिया का जिसको फुली लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित किया गया है। हमने 5वां पढ़ा था, 5th स्टेट हमने पढ़ा था, वो जो है वो सिक्किम को डिक्लेयर किया गया था, और अभी उत्तराखंड को जो है वो किया गया है। अब उत्तराखंड की बात हो ही रही है तो अप्रोक्सीमेटली 98% यहाँ का लिटरेसी रेट है। और दूसरी बात आपने ये ध्यान रखनी है उत्तराखंड के बारे में कि जब भी हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपके मन में आना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तराखंड पहला स्टेट जो है वो बना है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल जो है वो इसके साथ डील करता है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 44 जो है डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और आर्टिकल नंबर 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है वो डील करता है। अच्छा, आप मुझे कमेंट कर ये बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात जो है वो करता है। किसकी बात? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात जो है वो कौन सा आर्टिकल जो है वो करता है। ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके लिए जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग का क्वेश्चन भी बन जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर लिपुलेख पास इज़ इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये भी बात करेंगे कि लिपुलेख पास जो है वो क्यों चर्चा में जो है वो आया। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये लिपुलेख पास जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो आता है। तो लिपुलेख पास जो है वो कहाँ पर आता है, ये उत्तराखंड में जो है वो आता है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ये लिपुलेख पास चर्चा में आया, क्यों ये चर्चा में जो है वो आया है। लिपुलेख पास जो है वो इसलिए चर्चा में आया क्योंकि अभी इंडिया और चाइना बॉर्डर पर जो है वो लिपुलेख पास से होकर जो है वो ट्रेड जो है वो यहाँ से रेज्यूम जो है वो कर दिया गया है, तब ये लिपुलेख पास जो है वो चर्चा में आया। अब ये चर्चा में तो आ गया है, ये भी आपको पता चल गया लिपुलेख पास के बारे में कि ये जो है वो चर्चा में आ चुका है।
ऐसे ही हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट जो है वो पासेज जो हैं वो आते हैं। इन पासेज के बारे में थोड़ा सा रिवाइज भी हम करेंगे कि कौन कौन से पासेज याद रखने वाले हैं। उत्तराखंड की बात सबसे पहले करेंगे। एक नीति पास यहाँ पर आता है, ये उत्तराखंड में आता है। एक माना पास जो है वो यहाँ पर आता है, माना पास भी उत्तराखंड में आता है। एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ जाता है, नाथुला पास जो है वो कहाँ पर आता है, तो नाथुला पास जो है वो सिक्किम में जो है वो आता है। एक जिलीपला पास के बारे में पूछ जाता है कि जिलीपला पास कहाँ पर आता है, तो ये भी सिक्किम में आता है। एक दीपू पास के बारे में पूछा जाता है, तो ये दीपू पास कहाँ पर आता है, ये अरुणाचल प्रदेश में जो है वो आता है। और एक बेनिहाल पास आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। जोजिला पास लद्दाख में आता है। हिमाचल के पासेस के बारे में तो आपको पता ही है कि कौन कौन से पासेस हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो ये कुछ हमने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दर्रे जो है वो जान लिए, जो एग्जाम्स में जो है वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हल दिवस एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हल दिवस हर साल जो है वो मनाया जाता है। तो बोलते हैं कि ये हल दिवस मनाया जाता है हर साल, जो है ये कब जो है वो मनाया जाता है। हल दिवस की बात करें तो ये जून महीने में जून 30 को जो है वो मनाया जाता है। इसका जो है वो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब हल दिवस की, तो पता होना चाहिए कि ये हल हुल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। ऐसे हुल कर भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो ये 30 जून को मनाया जाता है। झारखंड जो है वो झारखंड में मुख्य रूप से ये मनाया जाता है। अब बोलते हैं संथाल रेवोल्यूशन जो है वो, संथाल विद्रोह जो है वो झारखंड में हुआ था। संथाल रेवोल्यूशन जो है वो हुआ था यहाँ पर। तो वहाँ पर जो ट्राइबल लोग थे, ट्राइबल जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनका जो सेक्रीफाइस था उसको कमेमोरेट करने के लिए जो है ये मनाया जाता है। जैसे कि सिद्धू कानू हो गया, चांद भैरव हो गया, फूलो जानू हो गया, इन जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारियों का जो सेक्रीफाइस था उसको याद करने के लिए जो है हम ये इम्पोर्टेंट हल दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें कि 1855 में बोलते हैं सिद्धू और कान्हू के द्वारा एक संथाल हल एक रिवल्ट जो है वो स्टार्ट किया गया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उनके द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन की जाती थी उसके खिलाफ जो है वो स्टार्ट किया गया था। संथाल रेवोल्यूशन के बारे में भी आपको पता चल गया। हम इम्पोर्टेंट डेज, पहले तो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। एक संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है, ये 25 जून को मनाया जाता है। 25 जून को जो है ये संविधान हत्या दिवस मनाते हैं। और 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग जो है वो मनाया जाता है। विश्व मादक पदार्थ दिवस भी बोल देते हैं इसको, ये 26 जून को मनाया जाता है। 27 जून को अगर हम बात करें तो 27 जून को MSME डे जो है वो मनाया जाता है। जून महीने के लगभग सारे इंपॉर्टेंट डेज अगर हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो 1 जून को जो है वो विश्व वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। और इसकी थीम इस बार रखी गई थी महिला किसानों का सम्मान। और अगर हम बात करें 3 जून की, 3 जून को जो है वो वर्ल्ड साइकिल डे जो है वो मनाया जाता है। 5 जून को आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रखी गई थी इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, ये इसकी थीम रखी गई थी। उसी तरह जो है वो 7 जून को जो है वो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे जो है वो मनाया जाता है। 8 जून को जो है वो विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे जो है वो मनाया जाता है। और उसी तरह जो है वो 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल लेवल पर हम स्पोर्ट्स डे जो है वो कब मनाते हैं वो आप कमेंट कर जल्दी से बताइए। और उसी तरह जो है वो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम जो है वो 1 ड्रॉप फॉर ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स रखी गई थी। और इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट डे जो है वो 21 जून को मनाया गया। एक तो 21 जून को हम योगा डे भी मनाते हैं और 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी जो है वो मनाया गया, ये ध्यान रखना है आपने। अच्छा, वर्ल्ड योगा डे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड योगा डे 2026 में जो मनाया गया उसकी थीम जो है वो क्या रखी गई थी ये भी पता होना चाहिए आपको। वर्ल्ड योगा डे 2026 को जो है वो मनाया गया था 21 जून को और इसकी थीम थी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। इनके स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, ये इसकी थीम जो है वो रखी गई थी। और हमने यहाँ पर जो है 26 जून भी पढ़ लिया, 25 जून भी पढ़ लिया, 27 जून भी पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको भी ध्यान रखना। 29 जून का इंपॉर्टेंट डे भी पूछा जाता है। इस दिन जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी डे यानी कि नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेज जो है वो आप एक साथ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026। तो अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो निकाला गया 2026 का। बोलते हैं कि इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग जो है वो रही। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कर आप अपना आंसर जो है वो बताएंगे। इससे पिछले एडिशन में इस क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं, डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आप पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनकी टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। स्पेसिफिकेशन ये है कि पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के एग्जाम की तैयारी आप एक टेस्ट सीरीज से कर पाएंगे, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के अगर आपको ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तब भी उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से जो है वो आप कमेंट कर फिलहाल आंसर भी बताइए। टेलीग्राम पर अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।